Hello everyone. This is part 2 of chapter इलेक्ट्रिसिटी. पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए. वो टॉपिक्स जो मेन टॉपिक था पार्ट 1 का वो ओम्स लॉ ही था हमारे पास. ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ क्या था मैं आपको एक ब्रीफ में यहाँ पर बता देती हूँ पार्ट 1 में, पर आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें. तो ओम्स लॉ है दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जब हम इसको चेंज करते हैं इक्वल टू में तो हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. तो V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V बाई आर. ठीक है, जो आपका ये रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और हम लिख सकते हैं दोनों कंबाइन करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए. यहाँ पर हम एक अनदर कांस्टेंट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रो, एंड दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. ठीक है, रो L बाई ए ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी हम इसको बोलते हैं. जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, पर जो रेसिस्टिविटी है वो है RA/L, बट दिस इज अ कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन एरिया एंड लेंथ. क्लियर. तो ये सब हमने स्टडी किया और एक न्यूमेरिकल भी किया था हमने फर्स्ट पार्ट में. अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं. यहाँ पे अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, आपकी जो वायर है उसकी लेंथ क्या दे रखी है L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, हैज ए रेसिस्टेंस 4 ओम. चलो हम यहाँ तक स्टडी करते हैं. एक वायर है जिसका जो लेंथ है वो L है, एरिया A है और रेसिस्टेंस 4 ओम है. देखो R किसके इक्वल होता है, रो L बाई ए. तो यहाँ पर आपको R की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, रो L बाई ए. लेंथ L ही दे रखी है, रेसिस्टेंस सॉरी लेंथ L दे रखी है, एरिया A दे रखा है और रेसिस्टेंस 4 ओम. तो आपके पास जो रो L बाई ए की वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास, यहाँ से 4 ओम आ गई. वट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर. अब बात हो रही है अनदर वायर की, तो मैं इसको लिख देती हूँ R डैश से. ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल आपका क्या है सेम. अगर सेम मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी क्या रहेगी सेम. अगर ये रो है तो ये भी क्या होगी रो ही रहेगी. हैविंग लेंथ L बाई 2, तो यहाँ पर लेंथ क्या थी आपकी L, तो यहाँ पर क्या आ गई L बाई 2, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, कितनी आ गई, एरिया ऑफ रेसिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 2A. अब देखो रो L बाई 2 इंटू 2A, तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास रो L बाई 4A, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाई 4 रो L बाई ए. ठीक है, 1 बाई 4 रो L बाई ए. तो अब देखो यहाँ पर वो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है आपके पास. इक्वेशन 1 से हमारे पास रो L बाई ए की वैल्यू गिवन है. रो L बाई ए किसके इक्वल है 4 ओम के. तो हम जो ये रो L बाई ए है हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं. तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी R डैश की, R डैश इज 1 बाई 4 इंटू 4, तो R डैश इज इक्वल टू 1 ओम. तो हमारे पास जो रेसिस्टेंस होगा सॉरी अनदर वायर का सेम मटेरियल की जिसकी लेंथ L बाई 2 और 2A है दैट विल बी 1 ओम. क्लियर. तो देखो सेम मटेरियल दे रखा है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी क्या रहेगी आपकी सेम. ठीक है, दोनों केस में, क्योंकि जो आपकी रेसिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, अभी भी मैंने आपको बताया दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल. तो अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ना एक जो क्वेश्चंस है उसके अंदर इसका यूज है. क्वेश्चंस के अंदर इसमें दे रखी है कुछ रेसिस्टिविटी दे रखी है कंडक्टर्स की, अलॉयस की और इंसुलेटर्स की. ठीक है, तो इसका यूज करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस में जो एनसीईआरटी में दिए गए. On what factors does the resistance of a conductor depend?
जो आपका रेसिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखो मैंने आपको बताया था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो बताओ किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है आपका रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक चीज के ऊपर और डिपेंड करता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थर्ड पॉइंट नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। ऐसा देखो नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा। अब हमारे पास कंडक्टर्स भी है, इंसुलेटर्स भी है। कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर का ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो नेचर है, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, सबका रेसिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग होता है ना। तो वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो तीन फैक्टर आ गए आपके पास, लेंथ, एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source Y? देखो जो इसका आंसर है ना वो वहीं पर छिपा हुआ है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। बताओ तो किस में से ज्यादा इजीली फ्लो करेगी, थिन वायर में से और थिक वायर में से? दे आर टॉकिंग अबाउट थिन और थिक वायर। थिन और थिक वायर के केस में हम लेंथ की बात करेंगे, एरिया की? थिन और थिक, लेंथ के बारे में तो कहा ही नहीं गया। ये आपकी थिन वायर है, ये आपकी थिक वायर है। अब देखो एरिया किसका ज्यादा है? थिक वाली का एरिया ज्यादा है, एरिया मोर, एरिया लेस। अब देखो एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया कम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम। तो अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा। तो अब देखो इसमें विल करंट फ्लो मोर इजीली, किस में करेगा मोर इजीली फ्लो? थिन में और थिक में। यहां से क्लियर हो गया ना, ये थिक वायर है। थिक वायर तो एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम है। अगर रेसिस्टेंस कम है, अगर रेसिस्टेंस कम है तो वो क्या करेगा? इजीली फ्लो करेगा। तो हम क्या कहेंगे? इजीली। इजीली किस में करेगा? थिक वायर में। क्यों करेगा? क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और थिक वायर का एरिया ज्यादा है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? Let's see the next question. Let the resistance of an electrical component remain constant while potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? देखो ओम्स ला, यूज ओम्स ला, V इज इक्वल टू आई आर। तीन फैक्टर है, एक V है, एक I है, एक R है। V इज कॉल्ड पोटेंशियल, I इज करंट, R इज रेसिस्टेंस। इन्होंने कहा रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट है इसको तो कांस्टेंट कर दिया, तो कौन कौन से फैक्टर चेंज होंगे? V और I। कौन कौन से फैक्टर चेंज होंगे? V एंड I। और V और I कैसे डिपेंड करते हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा, V डिक्रीज होगा तो I भी डिक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो resistance is constant while the potential difference across the two ends of the component decrease to half of its former value। अगर पहले V थी तो अब कितनी हो गई? V/2। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो I भी कितनी हो जाएगी? I/2। तो कौन सी वैल्यू चेंज होगी? वट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट? करंट भी क्या हो जाएगा? I/2 हो जाएगा। करंट विल बी हाफ बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? आपने देखा होगा जो आपके इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स होती हैं, उनके जो वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? अलोय की बनी होती हैं। जो क्वाइल होती हैं वो रादर देन अ प्योर मेटल। ऐसा क्यों होता है बताओ? जो आप क्या फर्क है आपके अलॉयज में और
प्योर मेटल में देखो, जो आपके अलॉयज हैं जो उनकी अलॉयज की जो रेसिस्टिविटी होती है, देखो हम बात करेंगे रेसिस्टिविटी के ऊपर। अलॉयज, एक अलॉयज है हमारे पास, एक प्योर मेटल है। द रेसिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल। जो रेसिस्टिविटी है अलॉयज की वो बहुत ज्यादा हाई है देन अ प्योर मेटल। देखो आप यहाँ पर अलॉयज कॉन्स्टेंटन है, कॉन्स्टेंटन की रेसिस्टिविटी देखो आप 49 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। ठीक है, यहाँ पर दे रखी है हमारे पास रेसिस्टिविटी। अगर ये किस किस का अलॉय है, कॉपर और निकल का, अगर आप इसकी रेसिस्टिविटी कंपेयर करोगे प्योर कॉपर और प्योर निकल से, दैट इज मच हायर। ठीक है, मैं ये नहीं कहती किसी और मटेरियल से हम कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे उन मेटल से जिनसे मिलके ये अलॉय बना है। अगर हम सॉरी, अगर हम उन मेटल से इसकी रेसिस्टिविटी कंपेयर करते हैं तो ये 15 या 30 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट प्योर मेटल। तो जो अलॉयज है उनकी रेसिस्टिविटी, एक तो रीजन ये हुआ हमारे पास उनकी रेसिस्टिविटी क्या है, हाई है। नेक्स्ट, एन अलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। सेकेंड पॉइंट है, जो आपका अलॉय है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए, एक पॉइंट है हाई रेसिस्टिविटी का, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास नो ऑक्सीडेशन। आपके जो प्योर मेटल है वो ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, बट जो आपके अलॉयज हैं वो ऑक्सीडेशन को शो नहीं करते। तो आपके पास जो ये रीजन है कि हम अलॉय का यूज करते हैं, ना कि हम प्योर मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, और सेकेंड थिंग कि एक हाई टेम्परेचर पर भी अलॉय काम कर सकते हैं एज कंपेयर टू प्योर मेटल। तो ड्यू टू दीज रीजन्स वी आर यूजिंग क्वाइल्स ऑफ अलॉयज रादर देन प्योर मेटल। तो मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, एक है हाई रेसिस्टिविटी, सेकंड नो ऑक्सीडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो ही पॉइंट आपके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, यूज द डेटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज ए बेटर कंडक्टर। आप देख सकते हो कौन सा बेटर कंडक्टर है आयरन और मरकरी में से। देखो यहाँ पर आयरन और मरकरी, ये आपका आयरन है, ये मरकरी। देखो जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी वो पुअर कंडक्टर होगा, जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी वो गुड कंडक्टर होगा। अब आप देखो कंपेयर करो, यहाँ पर मरकरी की जो रेसिस्टिविटी है वो ज्यादा है, ठीक है, और आयरन की क्या है, कम। तो अब अगर आयरन की रेसिस्टिविटी कम है तो ये क्या होगा, एक अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू मरकरी। तो यहाँ पर किसको हम बेटर कंडक्टर बोलेंगे, आयरन को। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका, आयरन। तो हमने कंपेयर कर लिया कि भाई रेसिस्टिविटी ज्यादा है। रेसिस्टिविटी ज्यादा का मतलब क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी कम है। अगर रेसिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का मतलब कि एक बेटर कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिविटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर द पॉइंट। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया कि भाई रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, जिसकी रेसिस्टिविटी कम है वो अच्छा कंडक्टर है। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, यहाँ से बताओ कौन सा मटेरियल है आपका जो बेस्ट कंडक्टर होगा। सबसे कम कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी किसकी है, जिसकी सबसे कम रेसिस्टिविटी वही सबसे बेस्ट कंडक्टर। तुमने ऐसे देखा सबसे कम है वो किसकी है, सिल्वर की। तो कौन सा होगा आपका पास बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर। ठीक है, तो विच इज मेटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर। होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। अब देखो रेसिस्टर्स, इससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगी। एक आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। देखो हमारे पास रेसिस्टर्स तो है, हमें पता है रेसिस्टर्स क्या काम करते हैं, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो हम इन रेसिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, और जो वो कॉम्बिनेशन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक फर्स्ट सीरीज,
हम इनको सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं, सेकंड पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल में हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो देखो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक रेसिस्टर आपका ये है जिसका रेसिस्टेंस R1 है, सेकंड ये है R2 रेसिस्टेंस है, थर्ड का R3 है। हमने इनको किस में कंबाइन किया? सीरीज में कंबाइन किया है। देख सकते हो आप, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक एंड से दूसरे का एंड मिला हुआ है। ठीक है, जहां से फर्स्ट खत्म होता है वहां से सेकंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब एक से दूसरा क्या है? कनेक्ट है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आपका ऐसे। ठीक है, तो जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, आप हमेशा याद रखें सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो करता है। करंट क्या रहेगा? सेम। ठीक है, हमेशा याद रखें ये बात, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। सीरीज में करंट सेम रहेगा बच्चों, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या क्या अज्यूम किया? वी कंसीडर थ्री रेसिस्टर्स of resistances R1, R2 and R3, all are connected in series combination as shown. The potential drop across R1 is V1. R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो V1 है, R2 के अक्रॉस जो हो रहा है वो V2 है, और R3 के अक्रॉस जो हो रहा है वो V3 है। देखो टोटल यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई थी ना, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, इसका पोटेंशियल है V। टोटल पोटेंशियल क्या है? V। जैसे जैसे इसमें से ऐसे करंट पास किया I, मान लो ये करंट है I, जब यहां पर पास किया तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया IR1 का, यहाँ पर हो गया IR2 का, यहाँ पर हो गया IR3, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इसको हमने V1 का नाम दे दिया, यहाँ पर V2 का, यहाँ पर V3 का। तो टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल हुआ ये? V इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल्स। तो हमने इसका यूज करके हमें क्या निकालना है? एक्सप्रेशन निकालना है कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? V इज इक्वल टू IR से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। और फर्स्ट के अंदर ड्रॉप कितना है? IR1। अब आप देखो, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंसेज विल बी V इज इक्वल टू IR1, सेकंड में IR2, थर्ड में IR3, और टोटल क्या होगा यहाँ पर? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जो ये V है फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट हो गया, यहाँ पर मान लो 4 वोल्ट हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया? 4 वोल्ट। तो 10 वोल्ट किसके इक्वल हो गया? सम ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल्स ड्रॉप। तो IR1, IR2, IR3, तो यहाँ पर हमने क्या किया? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। मैंने बताया सीरीज के अंदर हमारे पास क्या सेम रहेगा बच्चों? करंट। सो इन ऑल थ्री करंट इज सेम I, तो IR1 प्लस R2 प्लस R3, तो I आ गया आपके पास यहाँ पर V इज इक्वल टू I दिस। अब देखो आप क्या करोगे, आपका R इफेक्टिव क्या होगा? यहां से हम क्या लिख सकते हैं? V बाय I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये V बाई I क्या है आपके पास? यहां से देखो V इज इक्वल टू IR, तो R किसके इक्वल है? ये V बाई I के। तो ये R आ गया ना, इसको R इफेक्टिव लिख सकते हैं, सिंपल R भी आप लिख सकते हो। तो ये किसके इक्वल आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ठीक है, समझ में आया आपको? तो जो टोटल रेसिस्टेंस होगा किस केस में आपका? सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है तो आप सिंपल क्या करोगे? एडिशन करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, अगर इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी 3 ओम है, ये 4 ओम है, तो आपका टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा इस केस में?
2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 ओम। तो आपको सिंपल एडिशन करना है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमने कुछ क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए और जो मेन टॉपिक है वो हमने किया रेसिस्टर्स इन सीरीज। और हमने ये बात याद रखनी है, सीरीज में आपका करंट सेम रहेगा और पैरेलल के अंदर आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, रेसिस्टर्स इन पैरेलल। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।